करें स्टार्ट। ये फ़ैन बंद ना करने, इसका शोर ज़्यादा है। फ़ैन करके बंद से ऐसे चलवा दो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो रिपीटर नहीं है? ठीक है, बाकी सारे आई क्या गुस्ताए हुए हैं? नहीं, ये कंसीडर करने वाला मजाक यहाँ पे नहीं होता। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो आप फर्स्ट अटैम्प्टर हैं या रिपीटर हैं। देयर इज़ नो इन बिटवीन कंसीडर करना या ना करना, ठीक है। आई कैप के सताए हुए कितने हैं? सारे। मैं टेक्स्ट की बात कर रहा था वैसे। आई कैप का पपई पीछे के पीछे भैया साथ बैठ जा, वो बीच में एक है ना बॉर्डर। आई कैप का भी रिसेंट रिजल्ट आपने टेक्स्ट का देखा होगा। टॉप 2 में टेक्स्ट का रिजल्ट इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 2 पे आया है। टॉप 2 में टेक्स्ट का रिजल्ट आया है, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम। 28% या टू बी एक्यूरेट कर लें 29% रिज़ल्ट है इस दफ़ा टेक्स्ट का पासिंग। अगर आप लोग इन 71% में फॉल कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, बिकॉज आपके अलावा और भी वो लोग हैं जो आई कैप से अभी फेल होके आ रहे हैं। द थिंग इज़ डैट कि कैफ 2 का रिज़ल्ट इतना बुरा होना ये बहुत अलार्मिंग है। अगर आप पूरा ग्रुप ए देखते हैं ना, ग्रुप ए में 2 पेपर जो हैं वो कंपैरेटिवली ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स। एक बिज़नेस लॉ और दूसरा टैक्स। बिज़नेस लॉ का फिर भी अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट 30s में गया है। टैक्स का रिज़ल्ट सरप्राइजिंगली लेस दैन 30 आने का मतलब क्या है कि बॉस पंगे चल रहे हैं बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि जो टैक्स को इतना आसान ले गए हैं, इतना आसान पेपर है नहीं। अभी वेट हो रहा है इसके कमेंट्स आने का, बट फॉर श्योर जो मुझे पता है जो रीज़न जो होनी है फेलियर की वो बड़ी एक्यूरेट और बड़ी आप कह सकते हैं पता है हमें क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकती। रिसेंटली पिछले वीक में जितने बच्चों से मिला जिनका टैक्स फेल हुआ है, हर एक का एक कॉमन मसला था कि हमें वहाँ बैठ के पेपर नहीं करना आया, वहाँ बैठ के क्वेश्चन नहीं हो पाया, न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर पाए, पेपर नहीं पूरा हो पाया, टाइम नहीं मैनेज हो पाया। पेपर मैनेजमेंट, पेपर प्रेजेंटेशन वाज द कॉमन इशू ऑफ द स्टूडेंट जो वहाँ पे आइडेंटिफाई हुई थी। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे ना, सरप्राइजिंगली जो सबसे बड़ा शौक है कि इस 29% में जो मेजर बच्चे फेल हुए हैं वो रिपीटर से। जो मेजर बच्चा ऐसा फेल हुआ है ना वो रिपीटर हुआ है। अब आप कह रहे हैं कैसे पॉसिबल है, रिपीटर जो हैं वो तो पास होने चाहिए, लेकिन इस दफ़ा रिपीटर फेल हुए हैं जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी वो पास हुए हैं। रीज़न पता है क्या? रीज़न ये है कि टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो गया हुआ था। टेक्स्ट का सिलेबस चेंज था, रूल्स चेंज थे, रेट्स चेंज थे, और रिपीटर हजरात गए हैं मेजोरिटी ओल्ड रूल्स के साथ। उनको कब लगा पता कि रूल्स चेंज हैं? जब आखिरी मंथ चल रहा था प्रिपरेशंस का, पेपर को मैनेज नहीं कर पाए। ये कुछ रीज़न्स हैं जो उसने आइडेंटिफाई की थी। अभी आएगा एग्जामिनर कमेंट्स, हम वहाँ पे भी आइडेंटिफाई करेंगे। टेक्स्ट का पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ, अगर आप मुझे वो 2-3 चीज़ें कमिट कर देना, मैं आपका इस अटैम्प्ट में पेपर पास होने की श्योरिटी ले सकता हूँ। अक्सर कहते हैं सक्सेस हैज़ मैनी फादर बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। सुना होगा आपने कि अगर कोई कामयाब होता है सारे कहते हैं मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। जब कोई फेल होता है कहते हैं हम इसको जानते ही नहीं है, ये है कौन, कौन मनहूस है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं किसी का सक्सेस ऑन करूँगा तो मैं उसका फेलियर भी ऑन करने के लिए एज़ ऑफ टुडे रेडी खड़ा हूँ। चंद एक चीज़ें हैं, चंद एक बातें हैं, अगर आप मुझे इस सेशन में कमिट कर दें ना, अगर कोई आप से फेल हुआ खुदा ना खास्ता, एक्सेप्ट फ्यू पीपल्स, अगर कोई फेल हुआ खुदा ना खास्ता तो मैं उसका फेलियर प्रॉपर ऑन करूँगा। मैं उसको नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसकी इवन आई कैप की फ़ी भी रीइंबर्स करूँगा, ये वाली अगली उसकी आई कैप की फ़ी भी मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये जितनी उसकी कॉस्ट इनकर होगी, ये रीइंबर्समेंट के साथ नेक्स्ट सेशन की सारी उसकी कॉस्ट मैं बेयर करने के लिए रेडी हूँ। अगर ये चंद एक बातें जो हैं जो मुझे आप वेरी स्टार्टिंग के ऊपर कमिट कर देते हैं कि अगर हम ये करेंगे, मेरे ख्याल से आप में से कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। और टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई 4 घंटे रोज़ के, 5 घंटे रोज़ के, 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं।
हार्डली 1 घंटा 15 मिनट चाहिए आपका डेली बेसिस के ऊपर क्लास के बाद। अब अपने 24 घंटे में से क्लास के बाद मुझे 1 घंटे 15 मिनट दे देते हैं ना टेक्स्ट के लिए, आप बहुत इजी वे में क्या कर लेंगे, टेक्स्ट का पेपर पास कर लेंगे, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बातें कौन सी हैं, अगर आप ये कमिट करने के लिए रेडी हैं तो मैं भी अपनी कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। नंबर 1 इज़ डैट कि आपको 80% जो है वो रेगुलर होना पड़ेगा टूवर्ड्स क्लासेस। सबसे बड़ा अज़ाब यही है। अभी जितने हैं ना चेहरे देख रहा हूँ मोटिवेटेड, नेक्स्ट वीक आधे होंगे, उससे नेक्स्ट वीक और आधे होंगे, और एट द एंड 2-3 बच्चे बैठे होंगे वही पास हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी फैक्चुअल रियलिटी है। पहली बात है 80% आप लोगों ने ना रेगुलर रहना है। आप छुट्टियां हो जाती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, वो मुझे पता है, बट फिर भी 80% अटेंडेंस इज़ नॉट लाइक कि इम्पॉसिबल नहीं है, ये बड़ी पॉसिबल रेंज में है। आप 80% क्या रहें, रेगुलर रहें। जितने आपके टेस्ट होंगे आपने 80% टेस्ट में अपनी प्रेजेंस रखनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जितने टेस्ट हैं सारे के सारे दें, 80% टेस्ट जो आपने हैं वो देने हैं। और थर्ड जो है आपने कि जितनी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, जितने भी क्विज़ेस दूंगा, वो 70% आपने करके देने हैं। मैं उसमें भी आपको 30% ना आप लोगों की नेचर के मुताबिक रिलैक्स कर रहा हूँ। कर लेना, बंक कुछ नहीं होता, बंक करना भी लाइफ का पार्ट होता है, होना चाहिए बंक ज़िंदगी में। आप बंक करें, जाएँ किसी कॉलेजेस में इवेंट मैनेज करें, सब कुछ अलाउ है आप लोगों को। लेकिन ये जो है ना क्राइटेरिया, ये आपने क्या करना है, फुलफ़िल करना है। आप मुझे इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने की वचन दे दें, वो ना शपथ जो होता है वो सिंघम मूवी में शपथ लेते हैं, आप मुझे इसकी शपथ दे दें, मैं आपको इस अटैम्प्ट में सितंबर में टेक्स्ट के पेपर के परमानेंट क्रेडिट का वादा कर सकता हूँ। और ये कोई बिग डील नहीं है, और ये बहुत प्रैक्टिकेबल और डूएबल थिंग है जो आप कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? 1 घंटा 15 मिनट चाहिए मुझे डेली बेसिस के ऊपर, जस्ट 1 घंटा 15 मिनट आफ्टर क्लास। 24 घंटे में से तुम 1 घंटे की क्लास है, 1.25 घंटे की, और 1.25 घंटे पढ़ लो, मतलब 2.5 घंटे अगर आप दिन में टेक्स्ट के लिए निकाल रहे हो ना, बाकी 21 घंटे जो मर्ज़ी दुनिया में करो, वो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये मुझे कमिट कर दो ना दिन के, मैं आपको पेपर की श्योरिटी जो है वो कमिट कर सकता हूँ। कोई पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट का पेपर अगर आप लेके चलते हैं रेगुलरली, ये बड़ा आसान पेपर है। ग्रुप बी का सबसे आसान पेपर यही है, लॉ से आसान पेपर है ये। लॉ के पेपर में ना आपको बहुत थ्योरी याद करनी पड़ती है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, आपको सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस याद करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो याद करने हैं। इसमें ऐसा नहीं है, ये बड़ा आसान पेपर है अगर आप इसको लेके चलें। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये जालिम पेपर भी बहुत है। आप जाके किसी भी अपने सीनियर से मिल लें, जिसका ये पेपर रह जाएगा ना, ये उसको एटलीस्ट 3 अटैम्प्ट तक जलील करेगा। और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। मैं आपको बच्चे मिलवा सकता हूँ, ये फैक्ट है कि नहीं? ये इतना बड़ा फैक्ट है कि ये जालिम पेपर या तो निकाल लो पहली अटैम्प्ट में, या फिर रेडी हो जाए अपने लिए कि ये 3rd अटैम्प्ट या 4th अटैम्प्ट में पास होगा। ये 2nd अटैम्प्ट में पास होने वाला पेपर है ही नहीं। इसके लिए 2 ही एक्सट्रीम्स, या तो 1st अटैम्प्ट है, या कौन सी अटैम्प्ट है, 4th। चले 3rd कर ले यार, एक नल की करना है तू, नहीं एक से क्या हो जाएगा। इसके साथ ना कोई इन बिटवीन नहीं है। R1 पकड़ लेंगे, फर्स्ट में नहीं सेकंड में निकल जाती है, मेजॉरिटी निकल जाती है। CMA पकड़ लेंगे, फर्स्ट में नहीं सेकंड में निकल जाएगी। लॉ पकड़ लेंगे, निकलने के बढ़िया नेक्स्ट अटैम्प्ट में ये निकलता। जितने आप अपने फेलियर दोस्त पकड़ लीजिएगा, जो अभी जिनका फेल हुआ है, जो अभी फिर कह रहे हैं हम कर लेंगे, वो नेक्स्ट टाइम भी नहीं कर पाएंगे। वो जाके कर रहे होंगे इसको 3rd अटैम्प्ट में या 4th अटैम्प्ट में। ये बड़ा जालिम पेपर है। इसका जालिम होने की रीज़न पता है क्या है? बिकॉज हर 6 माह के बाद इसमें जो फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आ रही है ना, वो बच्चों को नहीं पता। अभी आप में से मेजोरिटी बच्चे पेपर दे के आए हैं, सिलेबस चेंज है, सिलेबस आपका चेंज हो गया हुआ है, बच्चों को नहीं पता होगा। क्या होगा? तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उसी बेसिस से बैठ के। जब उनको होना रियलाइज़ के ये तो रेट्स चेंज थे, फिर उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए ये मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो रही होंगी। तो अगर आपकी 2nd अटैम्प्ट भी है, आप अगर इस 2nd अटैम्प्ट को अपनी 1st अटैम्प्ट कंसीडर करते हैं, पेपर जो है आपका ये पास हो सकता है। अगर मैं आपको इस पेपर का दोनों स्ट्रक्चर, ये कैफ का बड़ा यूनिक पेपर है, बिकॉज टेक्स्ट जो है आप कैफ 2 में पढ़ेंगे,
फिर 735 साल के बाद जाके आप C5 में पढ़ेंगे, बिकॉज आपकी पेज तो यही बता रही है। और ये पेपर जो है ये आप पूरी CA की लाइफ में 2 दफ़ा पढ़ेंगे, और ये पेपर बड़ा यूनिक पेपर है, वन ऑफ द यूनिक पेपर है। अगर आप इसके 100 मार्क्स की चेक करें डिवीज़न, तो ये न्यूमेरिकली भी पेपर टेस्ट होगा आपका, और ये आपका थ्योरेटिकली पेपर भी टेस्ट हो रहा होगा। इसके अलावा कोई पेपर ऐसा है नहीं है। और इसमें जो न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल पेपर ये अराउंड 60%, और थ्योरेटिकल पेपर कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। इस अटैम्प्ट में 70 नंबर के न्यूमेरिकल थे, 70 नहीं 74 नंबर के न्यूमेरिकल्स थे, बाकी 26 नंबर की थ्योरी थी। और उस 26 नंबर की थ्योरी में 17 मार्क्स की थ्योरी उस चैप्टर में सही थी जो मेजोरिटी बच्चों ने छोड़ा हुआ था चॉइस के ऊपर, रिटर्न असेसमेंट अपील। ऐसा ही हुआ था कि नहीं हुआ था? मतलब इतना ज़ालिम आई कैप ने जुल्म कभी भी नहीं किया जितना उसने इस अटैम्प्ट में किया था, कि 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरेटिकल खुद कहता है। लेकिन इस दफ़ा उसका बहुत दिल कर रहा था कि मैं न्यूमेरिकली पेपर लेके चलता हूँ, उसने ये जुल्म किया। अब न्यूमेरिकल में अगर आप फॉर श्योर बात करें ना, फॉर श्योर अगर पेपर प्रिडिक्ट करने की बात करते हैं तो 3 न्यूमेरिकल्स आपको आने हैं। 3 न्यूमेरिकल्स आपको आने हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल होंगे इनकम टैक्स में से। आज से पहले ऐसा नहीं था, 2 साल पहले ना इनकम टैक्स का होता था 1 न्यूमेरिकल, चाहे बिजनेस से आ जाए चाहे कहीं और से। अब नहीं, अब 2 न्यूमेरिकल पूछता है इनकम टैक्स से, ताकि लोग सिलेक्टिव स्टडी ना करें। 1 न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा, वो आपका 3 न्यूमेरिकल उसने ये पूछने हैं, और इन तीनों का एग्रीगेट जो सम बन रहा होगा अराउंड 48 से 52 मार्क्स के। ये 3 बड़े न्यूमेरिकल्स पूछ रहा होता है पेपर में हर अटैम्प्ट में। आप रिसेंट अटैम्प्ट पकड़ लें, उससे पहले वाली पकड़ लें, उससे पहले वाली पकड़ लें, इवन ऑटम 21 भी पकड़ लेंगे ना, तो वहाँ पे उसका वेटेज जो है वो यही है। इसके अलावा जो है न्यूमेरिकल में फिर 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा वो शॉर्ट कैलकुलेशन के। जैसे इस अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आया था, प्रॉफिट ऑन डेट का 7 नंबर का सवाल था, वो शॉर्ट कैलकुलेशन जो है थी वो उसने 1 सवाल वहाँ पूछा। तो इस तरह क्या कर रहा होता है, वो डिवीज़न कर रहा होता है। फिर हम आते हैं थ्योरी में। एक ना टैक्स के बारे में बहुत बड़ी मिथ डेवलप हो गई हुई है कि ये पेपर थ्योरेटिकल है, इसमें रट्टा मारना होता है। अभी आप लोग पेपर दे के आए होंगे, मेजोरिटी ऑफ यू वर ऑन द क्रैमिंग, रट्टा मारा होगा पेपर में, ये क्रैमिंग वाली चीज़ वहाँ पे है नहीं थी। तो टैक्स की थ्योरी जो है ना, ये भी 2 तरह की आती है। आपको यहाँ तो आएगी थ्योरी इसकी एप्लीकेशन बेस्ड, और दूसरी आएगी आपको नॉलेज बेस्ड। ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाली थ्योरी, ये मैक्सिमम आती है 10 से 12 मार्क्स की। मैक्सिमम जो क्रैमिंग है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कितने मार्क्स की पूछ रहा है, 10 से 12 मार्क्स की। आप रेफरेंस के लिए पिछली 4 अटैम्प्ट का डाटा पकड़ सकते हैं। और बाकी जो थ्योरी है ना अराउंड 18 से लेके 24 मार्क्स की, वो प्योर एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें सिनेरियोज में आपने अपनी प्रोविजंस जो है वो अप्लाई करके देनी होती है। तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बड़ा कैलकुलेटेडली है। अगर आप टैक्स का पेपर समझ जाए ना कि पेपर में उसने पूछा क्या क्या है और कैसे पूछा हुआ है, ये पेपर पहली अटैम्प्ट में पास करने वाली चीज़ है। आप में से अगर जो बंदा फर्स्ट अटैम्प्टर है वो थोड़ी सी एफर्ट करे, वो इस पर मेरिट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मजाक के अलावा आप मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया हुआ है उसकी अगर आप अप्रोच डिस्कस करें, वो आएगी चंद दिनों में यहाँ पे SBI विजिट करेगी, मैं मिलवाऊंगा उससे। शी वॉज द मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर, बताएगी कि उसने टैक्स का पेपर ना साइंटिफिकली याद किया था। उसको पता था कि किस एरिया में से किस तरह के सवाल आते हैं, उसने उस तरह ही तैयार किया था। और उस अटैम्प्ट में 9000 बच्चे अपेयर हुए थे, जिसमें उसका मेरिट सर्टिफिकेट आया हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अपेयरेंस। तो टैक्स का पेपर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या होता है, अभी आप पेपर दे के आए होंगे तो आप लोगों ने रैंडम तैयारी बहुत की होगी, हैपहैज़र्डली। जो चैप्टर आ रहा है बस पकड़ी जाओ करते जाओ, पकड़ी जाओ करते जाओ। आपको नहीं पता किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है, कितने मार्क्स का पेपर नहीं आता। आप आज के दिन डिसाइड कर लें, आज की डेट नोट कर लें, मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, 2 एरिया कर जो ना, 2 एरियाज आपके 45 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। पूरे टैक्स के सिलेबस में 19 चैप्टर हैं आपकी आई कैप किताब में, 19 चैप्टर। सिर्फ 2 एरियाज ऐसे हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह कर लें तो उसमें से आपके 45 से 50 मार्क्स आते हैं।
एक आपका एरिया है डैट इज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में से इस अटैम्प्ट में 32 नंबर का पेपर आया है, हालांकि वेटेज कितनी है 30 नंबर की। दूसरा आपका एरिया आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें से इस अटैम्प्ट में आया है 18 मार्क्स का एरिया। तो ये दो एरिया जिसके अच्छे तैयार थे, 50 नंबर सिर्फ इसमें से थे। मतलब 19 चैप्टर में से दो एरिया सिर्फ और सिर्फ आपका आ रहा है 50 चैप्टर का, और बाकी जो आपके 15 चैप्टर हैं उसमें से कितना आना है 50 नंबर का। तैयारी क्या की बच्चों ने, उल्टी करके जाते हैं। जो बच्चा फेल हुआ है ना, वो ईमान से खुद आइडेंटिफाई करे क्या उसके ये दोनों एरिया फुल स्ट्रॉन्ग थे। आपका आंसर नो होगा। जो भी फेल हुआ है ना, वो अपने आप से पूछे क्या उसके पेपर में ये 50 नंबर के दो एरिया थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 सवाल थे जो 50 नंबर के थे, क्या उसके इस 50 में से 40 नंबर आए हैं? नहीं आए होंगे। ये वो दो एरियाज़ हैं जिस पे हमने एफर्ट ज़्यादा करनी है। ये अगर आप कर जाओगे पेपर आपका पास है। टेक्स्ट का सिलेबस बड़ा है, वो बाकी सिलेबस जो 15 चैप्टर्स हैं वो 50 नंबर लेके जा रहे होते हैं। ये दो एरिया किसके हैं 50 नंबर के हैं, इनमें हमने ज़रा जान मारनी है। ये आपको ना वेरी फर्स्ट डे बता रहा हूँ, आप सिलेक्टिव स्टडी करें ना करें, आप कुछ एरियाज़ वीक हों कुछ स्ट्रॉन्ग हो, ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। बिकॉज आप हर चीज़ के ऊपर एक्सेल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होंगी कुछ चीज़ें वीक होंगी, बट ये दो एरिया ऐसे हैं जो आपके कतअन वीक नहीं होने चाहिए। आप पेपर जाएंगे करने के लिए, अगर आपका 50 नंबर का पेपर इसमें से आ रहा है, आपने 40 नंबर सिक्योर करने हैं यहाँ से। अगर आप 40 सिक्योर कर गए यहाँ से, आपका पेपर पास है। अब जितने बच्चे फेल हुए हैं या जो आपका दोस्त भी फेल हुआ है, उससे पकड़े पेपर लास्ट अटेम्प्ट का, उससे कि भाई ये 50 नंबर से इन दो एरिया में से 3 सवाल थे, तूने कितने सिक्योर किए? वो इन एरिया में से मर के 10 नंबर लेके गया होगा। ये रियलिटी है। इस पेपर को अगर पास करना चाहते हैं तो खेलें इस पेपर के साथ कि पेपर में कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जो मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करके दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम करेंगे 4 चैप्टर्स हैं, 4 हेड्स ऑफ इनकम, जिस पे लगते हैं हमारे 3 हफ्ते लगते हैं। बच्चे वो दे मार कर करके पागल हुए होते हैं, उसमें से आते हैं 20 नंबर। फिर एक चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें से आते हैं 18 नंबर। मतलब 4 वर्सेस 1 करें ना तो ज़्यादा एफर्ट्स कहाँ करेंगे बच्चे, उन 4 के ऊपर। मार्क्स कहाँ से आएंगे, इस 1 में से। तो आपको चैप्टर्स करते हुए साइंटिफिकली देखना पड़ेगा कि किस एरिया की वेटेज क्या है। टेक्स्ट के पेपर में मेजॉरिटी अवाम तो है ही ब्लैंक आउट, उन्हें नहीं पता कि वो जो एरिया कर रहे हैं उसकी वेटेज क्या है, उसमें से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 8 नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है, नहीं पता। किताब पकड़ी, शुरू हो गए, किताब एंड की, जब पेपर आए तो पेपर फेल हो गया। तो ये वो कुछ बातें हैं जो मैं आपको ऑन वेरी फर्स्ट डे बता रहा हूँ जो हमने करनी है। ये जो एरिया जो है ना जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, ये हम पूरे सेशन में 2 दफ़ा करेंगे। इसमें से आपके 50 नंबर आने हैं, चाहे मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करनी पड़ जाए आफ्टर सम टाइम, बट ये वो एरिया है जो हमने हर हाल में 2 दफ़ा करना ही करना है। सेल्स टैक्स भी 2 दफ़ा करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी 2 दफ़ा करना है। बिकॉज आई वांटेड कि जब आप ICAP हॉल में बैठे हों जाके सितंबर को, आप पेपर पकड़े तो सबसे पहले आप ये करके अपने 1-1.25 घंटे में अपने मार्क्स सिक्योर कर लें। आपकी इस पर ग्रिप हो गई, जिस दिन ग्रिप हो गई आपका पेपर पास है, ये लिख लीजिएगा। तो इसके ऊपर हमने इसको क्लास में हम बेशक एक्स्ट्रा क्लास ऑन करें, हम संडे ऑन करें, हम इसको 2 दफ़ा करके रहेंगे क्लास में। रिवीजन इज़ समथिंग एल्स। रिवीजन तो अगस्त में है, उसमें हम 3rd टाइम कर रहे होंगे, बट रेगुलरली हमने ये वाले एरिया क्लास में 2 दफ़ा करके जाने हैं ताकि पेपर जो है वो हमारा पास हो सके। फिर बता रहा हूँ कि इस पेपर को समझ के करेंगे, पेपर आसान है। आप इस पेपर को नहीं समझते, ये ज़ालिम पेपर है। जिसकी इसमें अटैम्प्ट लग गई है ना, वो बाकायदा कहे ऑल इज़ वेल कि उसकी सेकंड भी लग जानी है, और 3rd में कहीं जाके ना उसको जब आना है होश तब भी लग जानी है उसकी अटैम्प्ट। 4th में जाके ना उसको मिलने तसल्ली कि यार मैं पेपर पास कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है इस पेपर का। आप किसी भी मिलने रिपीटर से आपको 90% रिपीटर वही मिलेंगे जो 3rd में क्लियर करके बैठे हैं या जिन्होंने क्लियर किया है 4th में। तो ये डरा रहा हूँ, इस पेपर का डर है। तो अगर आप इसके सिलेबस की बात करें, टेक्स्ट के सिलेबस की, तो 3 हमारे ग्रेड्स हैं। ग्रेड A जिसमें से हमारे 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये प्योर
ड्राई एरिया है, ये हम जो करेंगे एंड के ऊपर या किसी दिन करेंगे वीकेंड क्लास के ऊपर। इसमें से आते हैं 5 नंबर का पेपर आता है और ये आखिरी क्वेश्चन होता है, ये कंफर्म पेपर में आना ही आना होता है, इसको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। फिर सेकंड मोस्ट एरिया आता है बड़ा, डैट इज़ फ्रॉम इनकम टैक्स। इसकी वेटेज जो है वो अराउंड अप टू 70 मार्क्स के 70 नंबर तक का पेपर जो है वो इनकम टैक्स में से आ रहा होता है। और थर्ड एरिया हमारा कौन सा है, डैट इज़ सेल्स टैक्स। उसमें से अप टू 30 मार्क्स आ रहे होते हैं, ये उसने वेटेज दी है। तो इस दफ़ा उसने सेल्स टैक्स में से 32 नंबर पूछे हैं, थोड़ा सा ऊपर गया था अपने मार्क्स मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा ग्रिड है। हम स्टार्ट करने लगे हैं इनकम टैक्स से। मेरी कोशिश है कि मैं जून एंड तक आपका इनकम टैक्स कंप्लीट कर दूं, बिकॉज़ हमारी क्लासेस जो हैं वो 6 डेज़ इन अ वीक है, कोई छुट्टी नहीं है। तो हम जून एंड तक अपना इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे, 2 माह में हो जाएगा। फिर जुलाई में हमने सेल्स टैक्स, बिज़नेस और फिर हमने सेल टैक्स करना है। तो ये हम थोड़ा चलेंगे पेस के साथ ही, बट आई विल मेक श्योर कि हम हर चीज़ क्लास में करके जाएँ, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। उसके अलावा टेस्ट का मैं आपको बता दूं, जिसने भागना है भाग जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, बस टेस्ट में थोड़ा सा ज़ालम हूँगा मैं। ये आपको ज़्यादा क्राइटेरिया, आपके हर वीक में 3 टेस्ट हुआ करेंगे, हर वीक में 3 टेस्ट हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। पेपर पास करना है कि नहीं करना, मैं एक भी मुझे मसला कोई नहीं है, 3 में मसला कोई नहीं है, लेकिन अभी आपको अपना ना मारना पड़ेगा, गर्दन काटनी पड़ेगी, वरना आई कैप जब करेगा ना तो वो हलाल नहीं करता, वो झटका करता है। वो 6 माह की एफर्ट्स क्या करता है, सारी की सारी हराम कर देता है। फिर आप कहते हैं जी आई कैप फेल कर देता है, फिर जाके किसी CA स्टार के ऊपर आप पोस्ट लगा रहे होते हैं कि जी मैंने टैक्स को इतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, लेकिन इन 3 महीनों में कितना पढ़ा जा सकता था। वो सारे लगे होते हैं आए हाय 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 पेपर हमारा फेल हो गया, हम तुम्हारे दुख में बराबर के शरीक हैं। बट वो शिरकतदारी क्या होती है कि आपने ज़िंदगी में कभी टेस्ट नहीं दिया होता। रिटर्न प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो ना CA में करो। आपने 3 माह पढ़ा है, डजेंट मैटर, आपने 2 माह पढ़ा है, डजेंट मैटर। कल मैं आपसे 2 बच्चे मिलवाऊंगा जो मेरे लास्ट फास्ट ट्रैक के थे। उसमें से एक बच्चा है, उसने जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मतलब आई स्वेयर टू गॉड, वो आया था हमारे पास 11 फरवरी को। उसने लिया एडमिशन फास्ट ट्रैक में, अली नाम था, आपके साथ था, बीमार हो गया, उसको हो गया ज्वाइंटस, घर चला गया। 11 फेब को वापस आया और वो उसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है कैफ की। उसने स्टार्ट किया पढ़ना 11 फेब से, 2 पेपर थे, टैक्स का और बी लॉ का। 11 फेब से लेके रिज़ल्ट तक कितने डेज़ बनते हैं, 25 दिन बनते हैं। उसने 25 दिन पढ़ा है, उसको दोनों पेपर पास हुए हैं। मैं आपको उससे कल मिलवाऊंगा बाकायदा उस बच्चे से, अगर मेरी नहीं तो उसकी बातें फॉलो कर लीजिएगा। वो एक नहीं है, मेरे पास 5-6 ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट मंथ में रोते हुए आए थे, मरते हुए, लेकिन उन्होंने पढ़ा था, लेकिन वो मरने वाले हो गए थे। मैं नहीं चाहता आप उतने मरने वाले हो। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। टेस्ट आपके मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को हुआ करेंगे। सिंपल इज़ डैट, जो मंडे ट्यूसडे को जितना पढ़ा उसका टेस्ट वेडनेसडे को है, जो पढ़ा वेडनेसडे थर्सडे को उसका टेस्ट है सैटरडे को, और जो पूरा वीक में पढ़ा होगा ना कंबाइंड, उसका टेस्ट कब होगा, नेक्स्ट मंडे को होगा। सिंपल सी बात है। सिलेबस डिफाइंड है, आपको क्या है कि 2 दिन पढ़ लिया, उसका 3rd डे पे टेस्ट हमने ले लेना करना है, पेपर पास करना है। इससे ज़्यादा एफर्ट्स मैं नहीं कर सकता। नाउ इट्स अप टू यू। अगर नहीं देंगे टाइमिंग, हम उसका अरेंज कर लेंगे। अगर टाइमिंग का मसला हुआ तो हम आपको मतलब फैसिलिटेट कर देंगे कि हम आपको क्वेश्चन पेपर दे के भेज देंगे, आप घर से करके ले आइएगा या पहले बैठे कर लीजिएगा, वो हम आपको दे देंगे फैसिलिटी। बट अगर कर लोगे पेपर पास हो जाएगा, वरना फिर कह रहे होगे हाउ टू पास टैक्स इन 13 डेज़, हाउ टू पास टैक्स इन 10 डेज़, तो ये आप कर रहे होंगे। नहीं, 0 नंबर आ सकते हैं। हाँ, टेस्ट में अपेयर होना लाजमी है। हाँ, आ सकता है। आप नाम लिखें और लिख दें सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आ सकता है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, लिख के आ जाएँ तो आपका बिल्कुल 0 नंबर आएगा। मेरा दोस्त 4 नंबर का पेपर करके आया था, 12 नंबर। झूठ बोलते हैं ये। आपके दोस्त ने क्या आपको अपना पेपर दिखाया था कि मैंने 4 नंबर का किया है? दे आर ब्लडी लायर्स। मजाक के अलावा आई कैप है, वो आपके ईच एंड एवरी वर्ड की इवेल्यूएशन कर रहा होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने 4 का किया आपके 12 नंबर आ जाए। वो झूठ बोल रहा है। उसने कभी सच बोला ज़िंदगी में? उससे पकड़ें, उसको जाए मस्जिद में,
उससे उठवाएं कुरान, हाँ बता, देखा मैंने पेपर ही नहीं किया था, ये कह देगा, वो झूठे होते हैं ये। तो ये रियलिटी है, दोस्तों से दूर रहें, ख़ास तौर पे वो जो फेलियर्स हैं, सारे आपस में दाएं बाएं हो जाना कि हम सारे फेलियर्स हैं, लेकिन इन लोगों से ना अगले 2-3 माह दूर रहिएगा जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ जो हैं वो इंजेक्ट कर रहे हो, जो बता रहे होंगे कि यार ये कर लो वो कर लो, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, पास नहीं हुआ, इनसे दूर रहिएगा। बिकॉज माइट भी आप करने के काबिल हों, बट इनकी बातें जो हैं आप करने ना दें। ये बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आप किस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या आपका माइंड एब्जॉर्ब कर रहा है। आप जितनी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करेंगे आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इन लोगों से ख़ास तौर पे जो है ना, इनसे दूर रहिएगा। अब उसका पेपर पास हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं आपके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताएं। हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स से, लेकिन टेस्ट तो मैंने बता दिया है, हम हर वीक में 3 टेस्ट लिया करेंगे। क्लास में टेस्ट पॉसिबल शायद ना हो, क्लास में टेस्ट अगर पॉसिबल ना भी हुआ, टीए यहाँ पे मौजूद होगा, आप उससे पेपर पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट डे आप क्लास में लाकर टेस्ट सबमिट करवा देना, वो कर लिया करेगा। बिकॉज जितनी आपकी उम्रें हो गई हुई हैं, कब्र में पाँव में, अभी भी चीटिंग करेंगे तो पाप लगना है आप लोगों को, जहन्नम मिलनी है सीधी, वो भी विदाउट एनी वीज़ा। तो चीटिंग आप लोग कर नहीं सकते, इतना तो हमें पता है। ना चीटिंग करेंगे, अभी पेपर फेल हुआ है आपका, पता है दोबारा क्या होगा। तो चीटिंग का डर नहीं है, बट हफ्ते में 3 टेस्ट जो हैं वो हमारे कंफर्म हुआ करेंगे, ठीक है। सिलेबस वही जो 2 दिन पढ़ लिया, उसका 3rd डे टेस्ट अदा किया। जितनी आपकी रिटन असेसमेंट हो सकती है उतनी हो, जितना पेपर लिख के कर सकते हैं उतना करें, पेपर पास हो जाएगा। चाहे कोई पेपर भी हो, इवन अगर आपका पेपर लॉ का भी है ना, जितना लॉ को लिख सकते हैं उतना लिखें, पेपर पास हो जाएगा। बिकॉज आई कैप ने असेसमेंट करनी है 3 घंटे 15 मिनट में। उसको नहीं पता इस बच्चे ने 6 माह पढ़ा है, इस बच्चे ने 4 माह पढ़ा है, इस बच्चे ने 5 माह पढ़ा है, इसने लास्ट मंथ पढ़ा है। उसने देखना है 3 घंटे 15 मिनट में क्या किए। तो उस 3 घंटे 15 मिनट की जो मैक्सिमम तैयारी है वो लिख के करनी है आपने। जितना लिखेंगे, जितना प्रेजेंट करेंगे उतना बेहतर होगा। आप फर्स्ट टेस्ट देते हैं, फेल हों कोई मसला नहीं है, लेकिन टेस्ट आपने छोड़ने नहीं है। बिकॉज इनसे ही इवेंचुअली क्या होगा, आपको पेपर करना आएगा, आपको अनसीन क्वेश्चंस को डील करना आएगा, आपको एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो हैंडल करना आएगा। एक चीज़ मैं फॉर श्योर कह देता हूँ कि जो आपके टेस्ट होंगे वो पास्ट पेपर्स में से नहीं होंगे। आपके टेस्ट जितने भी होंगे दे विल बी 100% अनसीन क्वेश्चंस। माइट भी वो कुछ एडवांस से हों या कुछ दूसरी बॉडी से हों, तो वो बिल्कुल आपको पास्ट पेपर तो नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको मज़ा भी आएगा टेस्ट करने में कि आप बिल्कुल अनसीन सिनेरियोज जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। आप इन चंद बातों की मुझे कमिटमेंट कर दें, मैं आपको पेपर की कमिटमेंट कर दूंगा कि इस अटेम्प्ट में पेपर आपका पास हो सकता है। और 2 घंटे टेक्स्ट पढ़ने की, 3 घंटे पढ़ने की डेली बेस पे कोई नीड नहीं है। क्लास लें, जो काम दिए है घर में कर लें, चाहे वो आधे घंटे में आप कर लेते हैं, चाहे 1 घंटे में कर लेते हैं, दैट विल बी इनफ। बाकी एंजॉय करें लाइफ, संडे को एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। कोई हफ्ते में 7 दिन पढ़ने की या रोज़ के 3 घंटे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस कंसिस्टेंट रहें, दैट विल बी इनफ फॉर यू, पेपर आपका पास हो जाएगा। बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ज़्यादा एफर्ट्स मैटर नहीं करती। अभी आप आखिरी महीने में पढ़ के आए, क्या हुआ है? मेजोरिटी आप में से फेलियर वो होंगे जिन्होंने आखिरी महीने पढ़ा होगा जाके, जिन्होंने 4-5 माह फुल चिल किया था, आखिरी महीने पढ़ने बैठ के। अब आखिरी महीने में आप पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट को 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता माइंड में। ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी होती है, उससे ऊपर आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उनसे लर्न करेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप लोग भी कह रहे होंगे कि सीए होता नहीं है, हम सीए छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप लोग सीए छोड़ के नहीं भी जाएंगे तो अगले 4 सालों बाद आपका कैप खुद निकाल देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो आपके ऊपर एक तलवार जो है वो टाइम की भी है कि आपने 4 सालों में पेपर क्लियर करना है, अपना कैफ क्लियर करना है, वरना आपको कह देगा कि जाएं जी ये दुआएं लें बाबुल की, आपको सुखी संसार मिले, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जहाँ जाना है जा। फिर आप लोग कह रहे हो कि हमारा मुस्तकबिल तबाह हो गया, हमने एक उम्र यहाँ पे लगाई थी, ये हमारा कीमती असासा था, सब कुछ ख़त्म हो गया। आई कैप ज़ालिम है भाई, उसने नहीं आपको रिलैक्स करना। बिकॉज जुल्म इस वक्त आप लोग खुद करेंगे अपने ऊपर, बाद में आप करेंगे ब्लैक आई कैप के ऊपर। तो आपके ऊपर एक टाइम की तलवार लटक रही है। अभी आपके 6 माह वेस्ट हो चुके हुए हैं, उसको आप एज अ लेसन लें और इन पेपर जितने इस टाइम में उठा रहे हैं उसे पास करें, एज अर्ली एज पॉसिबल निकाल देंगे, आपके लिए आगे बड़ी आसानी हो जाएगी इंडक्शन का प्रोसेस एंड सो ऑन। अदरवाइज़ आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो आपको होना पड़ेगा अपने साथ सिंसियर और चलना पड़ेगा लेके कि कैसे चलना है और कैसे हमने नहीं चलना, ठीक है। इसमें कोई सवाल वगैरह है तो पूछे,
हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, देखेंगे इसमें क्या है और क्या नहीं है, क्या कुछ इसमें है उसको हम जो है यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। जी कोई सवाल है? जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है वो घबराए ना बिल्कुल भी, उनका वो रिलैक्स होंगे। जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है उन्होंने बस लर्न करना है, सीखना है। जिनकी सेकंड है उनके पास दो काम है, पहले करेंगे अनलर्न, फिर दोबारा इन्हें सीखना है। इनके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, बिकॉज इनको भी लगेगा यार ये तो मुझे आता है, कल की क्लास बंक कर लेता हूँ, छोड़ दो, ये तो मुझे आता होगा। ये जो है ना, जो मुझे आता होगा, ये इनको बड़ा मरवाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है, स्टार्ट करें। हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स से, बातें कम किया करें। अरबी की ना बड़ी मशहूर कहावत है कि दो ख़वातीन ना खामोश बैठी होती हैं, पता है कब? जब उसमें से एक फोत हो। तो ये बिल्कुल ना विस्परिंग बहुत इरिटेट करती है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स में से। इनकम टैक्स जो है वो हमारे सिलेबस का 70% का एरिया है और बड़ा एरिया है, जिसमें से हमने लेके चलना है। इनकम टैक्स में हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसको हम लेके चल रहे होंगे, लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसमें से फॉर श्योर हमें क्या होना है, पेपर आना ही आना है। और 18 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म जो है वो उसने हमसे इनकम टैक्स में से पूछना ही पूछना है। बड़ा एरिया है, स्कैटर्ड एरिया है, आप इसको जितना अरेंज करके चलेंगे, जितना सॉर्ट करके चलेंगे, उतना ही इजी होगा। और ये आसान एरिया भी है, इसमें कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, वो हार्डली 20% होगी। 80% एरिया जो है वो बड़ा आसान है। स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स में से। इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये हमारा कानून है, इसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, कैसे बना कैसे नहीं बना, ये इसकी हिस्ट्री है। पहले अंग्रेज़ आए थे, फिर बाबा जी आ गए, फिर एक और बाबा जी आ गए, फिर ज़िया साहब आ गए, ये इररेलेवेंट है। इस वक्त हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने देखना है कि हमने पेपर कैसे पास करना है। तो इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स नाम ही आपके ज़हन में क्या बता रहा होगा कि किसकी बात करने लगे हम? इनकम। इनकम क्या होती है? आमदनी। इनकम क्या होती है? आमदनी, पैसा, रुपया, रोकड़ा। रोकड़ा भी होता है ना, और लक्ष्मी नहीं, वो कोई और होती है। तो क्या लक्ष्मी मुझे मिल गए, थप्पड़ पड़ेंगे लोगों से। लक्ष्मी भाई कोई और होती है इंडिया में, हम पाकिस्तान में, यहाँ लक्ष्मी कोई और निकलनी है तो मार पड़ जानी है, मुझे भी मरवाएगा। दोनों अंदर हुए होंगे फेमिनिस्ट के चक्करों में। लक्ष्मी, चलें लक्ष्मी भी कर लेते हैं। और बताएं? बस रिश्वत, मिठाई और तोहफा, चाय पानी, ये सारी आपकी आमदनी है। ये जो आप सारा कुछ कमा रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्स लेती है। हम यही सीखने लगे हैं कि जो आप इनकम कमा रहे हैं, इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स किस तरह लेगी, वो चीज़ जो है हमने यहाँ पे सारी सीखनी है। अगर हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करें ना, तो इनकम टैक्स का पहले हम स्कोप देखते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा कार, रेंज, कि कहाँ कहाँ पे इनकम टैक्स अप्लाई होगा, वो हमारा क्या कहलाता है? स्कोप कहला रहा होता है। अगर हम स्कोप ऑफ इनकम टैक्स की बात करें ना, कि इनकम टैक्स का स्कोप है क्या या किस तरह डिटर्मिन किया गया, तो ये एक लाइन लिखी हुई है बोल्ड की हुई, ये है इनकम टैक्स का स्कोप, ये है इनकम टैक्स का दायरा कार। क्या कहता है? कहता है जी इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज, इनकम टैक्स हर उस चीज़ के ऊपर लगेगा, फॉर ईच टैक्स ईयर, किसके ऊपर? टैक्स ईयर के ऊपर, ऑन एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के ऊपर, हु हैज़ टैक्सेबल इनकम, जिसके पास टैक्सेबल इनकम है, एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट। जो इसने हमें स्कोप दिया है, इसने क्या कह दिया? इसने कहा हर वो पर्सन जिसके पास इनकम है ना, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एप्लीकेबल रेट के मुताबिक, जो हमारे रेट्स अप्लाई हो रहे हैं उसके मुताबिक क्या करेंगे? इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये इसने हमें स्कोप बता दी है, ये इसने हमें हमारी रेंज बता दी है, इसने क्या किया? हमारा दायरा कार है वो गिवन कर दिया है कि पाकिस्तान की हदूद में कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई टैक्सेबल इनकम है, हम एक टैक्स ईयर के लिए क्या करेंगे? उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। याद नहीं करना, जो याद करना चीज़ें होंगी वो मैं बताऊँगा आपको, जो सिर्फ रीड करने वाली होंगी मैं वो भी बताऊंगा।
रीड का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, आपको माइंड में कंसेप्ट आ गया तो ठीक है, आप उसको कल को अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे। क्रैमिंग नहीं करनी। पूरे टेक्स्ट में जो क्रैमिंग है वो बहुत कम है, जो आपको वर्ड टू वर्ड क्रैम करना होता है। बाकी आप उनको अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, आपको मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। तो ये रट्टा नहीं मारना इस चीज़ का, वरना सारे हिल के रट्टा मार रहे हो जैसे मदरसे में बैठे होते हैं। तो ये स्कोप है। इस स्कोप में हमने 5 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हैं, और ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जो हमने ये 5 चीज़ें हाईलाइट की हैं। यही क्या है, हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। अगर हमें इन 5 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि टैक्स ईयर क्या होगा, टैक्स ईयर क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि टैक्स ईयर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, किस तरह डिनोट होगा। उसके बाद टैक्सेबल इनकम क्या होती है और किस तरह से कंप्यूट होती है। सेकंड क्वेश्चन ये स्कोप में था कि टैक्स ईयर, हमने कहा ठीक है ढूंढ लेते हैं क्या टैक्सेबल इनकम क्या होती है, हम इसको भी देख लेंगे, किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी हम इसको भी देख लेंगे। उसके बाद पर्सन कौन है, हु इज़ द पर्सन, हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे रेट्स क्या होंगे, और 5वां क्वेश्चन है कि हम टैक्स किस तरह चार्ज कर रहे होंगे, टैक्स किस तरह कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर आपके ये 5 सवालों का जवाब मिल जाए तो आपका इनकम टैक्स जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे जो टैक्स का सफ़र स्टार्ट हुआ है वो इन 5 सवालों के है। आपने बचपन में ड्रामा देखा होगा, हातिम देखा होगा, उसमें भी उसको 7 सवालों के जवाब तलाश करने होते हैं, याद है। जब वो 7 सवालों के जवाब तलाश करता है तो उसकी शादी हो जाती है। आपकी किस्मत नहीं है, उसको परी मिलती है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछता, तो बड़े ना मैटर करता है। तो उसकी भी जर्नी बड़ी मज़े की होती है, जिसमें वो 7 सवालों के जवाब तलाश करता है, उसकी प्रॉपर जर्नी चलती है। एंड पे जाकर क्या हो जाती है, उसको एक परी मिल जाती है, जैस्मीन नाम की होती है। तरसो यार तरसो, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछेगा ज़िंदगी में। उसी वे में, उसी पैटर्न पे हमने क्या करना है, अपनी जर्नी का आगाज़ करना है। और लेकिन हमारे पास सवाल कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं हमारे पास सवाल कितने हैं, 5 हैं। उसको परी मिलती है, आपको मिलेगा परमानेंट क्रेडिट आपको क्या मिलेगा, परमानेंट क्रेडिट। देखते हैं कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस था, उसको वो मिल गया। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, परमानेंट क्रेडिट आपको वो मिल जाएगा। तो इनका सवालों का सफ़र जो है आगाज़ करते हैं। अभी तो हम कर रहे हैं सफ़र। ये सफ़र कब आपका इस सफ़र में कन्वर्ट हो गया आपको पता नहीं लगना। अभी सफ़रिंग आपको जब होनी है ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होनी, इसलिए रेगुलर रहिएगा। बिकॉज इनकम टैक्स में ना ये होना है और आपके एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और हालात बदल जाने हैं। तो करें आगाज़ सफ़र का। अभी आप सफ़र में साथ साथ रहेंगे, सफ़र होगा, वरना सफरिंग बन जाएगी। इसके बारे में मुझे फिर बाद में ना कहिएगा। तो ये 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों का जवाब तलाश करते हैं। लेकिन उन 5 सवालों का जवाब तलाश करने से पहले एक क्वेश्चन आता है माइंड में, इनकम क्या होती है। अभी इनकम की बात की है, इनकम का मतलब है आमदनी, जो आपने पैसा कमाया हुआ है। इनकम को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डेफिनेशन आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी एक एक लाइन जो है वो आपको हिफ्ज़ हो जाएगी कि इनकम में क्या कुछ आता है। अब इनकम क्या कुछ है या इनकम में क्या कुछ आता है या क्या डेफिनेशन है। कहता है जी कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। जैसे सैलरी है, जैसे रेंट है, जैसे प्रॉफिट्स होते हैं, इनके ऊपर टैक्स लग रहा है, ये हमारी क्या कहलाएगी, इनकम कहला रही होगी। या कोई भी ऐसी अमाउंट या कोई भी ऐसी रकम जब आपको मिल रही हो उसमें से टैक्स आपका कट जाए, कलेक्ट हो जाए या डिडक्ट हो जाए, वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। या कोई भी ऐसी रकम जिसको FBR ने कह दिया आपकी इनकम है, वो भी आपकी क्या होगी, इनकम कहला रही होगी। जैसे डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, रॉयल्टी है, ये सारी क्या है, आपकी इनकम है। जैसे आप जाते हैं फ़हद मुस्तफ़ा के शो पे, डांस करके आते हैं, बाइक लेके आ जाते हैं, वो जो बाइक आपको मिलती है वो भी आपकी इनकम है, आप उस पर टैक्स पे करते हैं।
हालांकि डांस भी किया, इज़्ज़त भी गई, बाइक मिल गई, लेकिन आप फिर टैक्स भी दे के आ रहे होते हैं। तो ये भी आपकी क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। जो इनामात मिलते हैं, जो आपको प्राइज़ मिल रहा होता है, जो आपकी लॉटरी निकलती है, जो आपके प्राइज़ बॉन्ड्स निकलते हैं, ये भी क्या होती है? आपकी इनकम होती है। या अगर आपको किसी इनकम के ऊपर लॉस हो गया है, वो लॉस भी क्या है? आपकी इनकम ही कंसिडर हो रही होती है। तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इनकम टैक्स अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये डेफिनेशन जो है वो हिफ्ज़ हो जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनकम में आ रही होती हैं। इनकम की हमने बात की, आए हैं ज़रा मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं आप इनकम कैसे कैसे कमा सकते हैं लीगली। सब्र करो, मैं सबसे पूछता हूँ, मुझे आपके माइंड में जितने भी इनकम के सोर्सेज हैं मुझे बताने हैं कि आप पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं। ये जो आप रोज़ घर में ख्वाब नहीं देखते, जो माँ बाप को दिखाते हैं कि माँ बस 2 साल रुक जाए, तेरा बेटा ऑडी लेके आ रहा है प्लास्टिक वाली, तो उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। बताएं जी, पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं? ओ भाई एक एक बाकी क्या करेंगे? हाँ जी बोले। गरीब आदमी की दुनिया शुरू होती है सैलरी से, ख़त्म होती है सैलरी पे। छोटे लोग हैं यार भैया, बिल गेट्स यार। चलें जी भाई, बिज़नेस नहीं, एग्जाम्पल बताएं मुझे, कैटेगरी एग्जाम्पल बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा पोर्टल लेगा किसी कॉलेज का 10,000 का, आगे भेजेगा 5 बंदों को, तो वो इसकी इनकम है कि नहीं है? बताएं मुझे इनकम एग्जाम्पल्स, बताएं। रेंट, चलें जी, रेंट आ गया। किसका रेंट है? बिल्डिंग का, रेंट ऑफ बिल्डिंग। और बताएं। ये भी बड़ी गरीबों वाली है। प्रॉफिट ऑन शेयर्स, इसको से डिविडेंड कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। गिफ्ट लेने वाला, देने वाला का खर्चा होता है वैसे। चलिए और बताएं। फ्रीलांसिंग, चलो जी, आजकल हर तोते के मुंह पे ना फ्रीलांसिंग चढ़ा हुआ है। बताओ कौन सा है? टिकटॉकर। चलें जी और बताएं। आ जाओ मेरे से पा दो यार, बातें आपस में कम करें, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। क्या लगा था आपने? टीचिंग। चलिए ठीक है जी, आ जाए। हम देखेंगे यहाँ पे आतिफ आप दी, बड़ी मछली है ना वो यार, ऐसे क्यों रेट बढ़वानी है? चलें जी, कौन सी भाई? मुझे एग्जाम्पल बतानी है, नॉट कैटेगरी। कमीशन, ये बंदा बहुत आगे जाएगा। कमीशन। और बताएं। अब कोई ख्वाब नहीं आ रहे पैसे कमाने के, रोज़ सोते हुए 1000 ख्वाब देखते हो, उठते हुए आप लोग होते करोड़पति, 21 दिन पैसा डबल होता है आप लोगों का। लक्ष्मी चिट फंड लिख लो यार आप, लक्ष्मी चिट फंड। बताओ क्या हो गया? ऐसे सुम्मुम बुकमुम हो गया, कभी नाम नहीं सुना। पेट्रोल पंप देखा? बताओ और बताओ। फूड पैंडे वाला जी, फूड पैंडा, स्नैचर्स। और बताएं। इन्वेस्टमेंट। चलिए जी और बताओ। अब डॉक्टर, एम्बेसडर तुम्हारे वाले, एम्बेसडर। और बताएं। टैक्स कंसल्टेंसी। चले कट्ठी, टैक्स कंसल्टेंसी। और बताएं। इनहेरिटेंस इनकम थोड़ी होती है, पॉकेट मनी। आ जाओ जी, पॉकेट मनी 250 लिख दो जी, पॉकेट मनी लिख दो 250 रुपया कट्ठी। कोई एक आधी नहीं। होटल, कोयटा होटल। चले नहीं। और बताएं। मुस्तकबिल। ख़त्म हो गई इनकम। आप लोग कोई इनकम नहीं है, आप लोग कोई ख्वाब नहीं देखते।
मैं आप लोगों को ख्वाब बता देता हूँ। आएगा आएगा। देखिए ना, अगर एक फेमस IAS में अगर नहीं हो रहा तो क्या करेगी अल्टीमेटली? ट्यूशन वाली बाजी। अब ये देखिए ना, अभी मौज़म आया हुआ है, इसका CA नहीं होता तो ये खोलेगा मौज़म बार्बर एंड ब्यूटी सैलून, है कि नहीं? क्या यार, क्या बाल काटेगा? और बताएं यार। चलें जी, इसने क्या, ये मेरा होगा किराना स्टोर, CA किराना स्टोर। बताएं और। फार्मेसी, गुड। और बताएं। फार्मेसी और कोर्स सेलर कर लेना आप, कोर्स सेलर कर लें, फिर यूट्यूबर कर लें, और मीमर, गरीब लोग होते हैं यार। और बताएं। टेलर कर लें यार, चले, प्रोफेशन है। क्रिकेटर कर लें। और बताएं। ख़त्म। तो होता है ना बीच में सभा लोड वाली चलेगी, कभी करवाया है सभा लोड वाली? और बताएं। बैगर, ओ हो बैगर्स। और बताएं। स्मगलिंग, बैगर बड़े लीगल होते हैं। और बता दें जी। नस्वार, चलें जी। और बता दें। अफीम। और कोई इनकम नहीं आप लोगों के माइंड में? आई वॉज थिंकिंग कि यार CA के स्टूडेंट्स हैं। पापा जी इधर आइए, तू स्पेयर पार्ट्स, हाँ ऑटो स्पेयर पार्ट्स कर लेते हो। ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ई-कॉमर्स कर लें, ये दराज वगैरह हो गया। और ठीक है, इसका मतलब आप लोग जो रोज़ ख्वाब देखते हुए ख्वाब है नहीं आप लोगों के। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि आपकी इनकम की है नहीं कि हम पैसे कहाँ से कमा सकते हैं। स्पेलिंग आते हैं? ये आपने इनकम लिखी है, ये एग्जाम्पल्स हैं। हमारे टैक्स में ना जितनी भी इनकम है आपकी जो एग्जिस्ट करती हैं, हमने इन तमाम इनकम्स को ना 5 हेड में स्पेसिफाई कर दिया। वो 5 हेड्स हमारे कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपके सामने इनकम लिखी हुई हैं। ये सारी इनकम जो है ना, इन 5 हेड्स में क्या होंगी, क्लासीफाई होंगी। कोई छठा हेड आपका नहीं आ सकता। तो पाकिस्तान में आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं वो इन 5 हेड्स में क्लासीफाई हो रही होगी। आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, आप फूड पांडा पे राइडर हैं, अगर आपको सैलरी मिल रही है, आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, जो आपको नौकरी के पैसे मिल रहे हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? हमेशा आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में जाया करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हैं, जो आपको रेंटल इनकम आ रही है वो कहाँ जाएगी? हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। उसके अलावा अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप बिल्डिंग्स बना के बेच रहे हैं, अगर आप एज अ टिकटॉक कर रजिस्टर्ड हैं, आपका बिजनेस है, ये कहाँ जाएगी? बिजनेस में। आप यूट्यूबर हैं, रजिस्टर्ड हैं, कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हैं, कहाँ जाएगा आपका? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अगर आपका गैंग है स्नैचिंग वाला कारोबार है, कहाँ जाएगा? बिजनेस में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट हब है, कहाँ जाएगी आपकी?
बिज़नेस में जा रही होगी। आप टैक्स कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बिज़नेस में जाएगा ये। आपका होटल है, बिज़नेस में जाएगा। जो सेंटर है बाजी का, ये भी कहाँ जाएगा? बिज़नेस में। मौज़म की दुकान कहाँ जाएगी? बिज़नेस में। आपका स्टोर कहाँ जाएगा? बिज़नेस में। अब सबा लोड वाले का क्या है, कारोबार है कि शौकिया करती है? नहीं, अब उसका तो बिज़नेस है ना। हर एक को मैसेज भेजिए कि मेरा नाम सबा है और मैं बड़ी बेरोज़गार हूँ और बैठी हूँ हॉस्पिटल में, और आप फिर लोड कराते हैं उसको, तो वो भी कहाँ जाएगा? बिज़नेस में। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा जितने ये कोर्स सेलर है, जैसे आज़ाद चाय वाला हो गया, इस तरह के, कहाँ जाएगा इनका भी ये? बिज़नेस में। टेलर है, कहाँ जा रहा होगा? बिज़नेस में। क्रिकेटर है, कहाँ जाएगा? बिज़नेस में। बैगर है, अगर पूरा आपका नेटवर्क है बैगर्स का, तो कहाँ जा रहा होगा ये? बिज़नेस में। उसके अलावा आप शेयर्स को बेच रहे हैं, आपको शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उस पर गेन होता है, कैपिटल गेन। आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उस पर पैसे मिलते हैं, कैपिटल गेन। आप एसेट्स बेच रहे हैं, आप ज्वेलरी बेचते हैं, लैंड बेचते हैं, एंटीक्स बेचते हैं, घड़ियाँ बेच देते हैं। कैमरा होना यार। आप घड़ियाँ बेच देते हैं, कहाँ जाएगा आपका? कैपिटल गेन में जा रहा होगा। एक और सबसे मज़े की चीज़ है, वो कहता है कोई भी इनकम जो आपकी इन चारों हेड्स में फॉल नहीं कर रही, वो कहाँ जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मतलब अगर आप चर्च बेच रहे हैं और आप पकड़े गए हैं, हाँ पैसे कहाँ से कमाए हैं? आप कुछ नहीं बोलते, कहाँ डाल देंगे वो? अदर सोर्स में। आप निस्वार बेचते हैं, पकड़े गए हैं, कहाँ पकड़ लेंगे आपको पैसों को? अदर सोर्स में। ये प्रैक्टिकली होता है कि अगर कभी भी कोई आपकी इनकम पकड़ी जाए जिसका आप सबूत ना दे पाए ना, वो कहाँ लिख देते हैं? आपकी अदर सोर्स में लिख सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपकी इनकम के ये 5 सोर्सेज हैं: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। जो इनकम इन चारों में कहीं भी फॉल नहीं करेगी ना, वो कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। तो हमारे इनकम टैक्स के ये 5 पिलर्स हैं, ये 5 सतून हैं जो हमने सीखने हैं कि सैलरी किस तरह कैलकुलेट होगी, प्रॉपर्टी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और अदर सोर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम जो है वो हमारा कौन सा है? बिज़नेस का है, जिसमें से आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो मिल रहा होगा। मतलब ये 4 हेड्स ऑफ इनकम मिला के हमारा एक क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स का, और इसमें से हमारा एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहा होता है बिज़नेस में से। लेकिन हमारे पास ये 5 हेड्स हैं, इन 5 हेड्स में हम क्या करते हैं? अपने इनकम को हमेशा क्लासीफाई कर रहे होते हैं। अब कोई भी मुझे इनकम का नाम दे दें इस वक्त एज ऑफ नाउ भी, वो इन 5 में से ही किसी ना किसी एक में फॉल करेगी। कोई 6th हेड ऑफ इनकम ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हमारा एग्जिस्ट कर रही हो। आप कोई एग्जाम्पल दें जो यहाँ ना लिखी हो, जो आपके माइंड में हो, वो इसी में फॉल कर रही होगी। एग्रीकल्चरल इनकम अदर सोर्स में जाएगी। अगर एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे दिया हुआ तो इनकम प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर गवर्नमेंट आपके साथ कोई भी हेल्प करती है, मैंने एड्स वगैरह इनकम नहीं होती है आपकी। नहीं, एड्स तो इमदाद है ना, वो इनकम नहीं होती हमारी। इनकम होती है जो हमने अर्न की है, कमाई है। और क्रिप्टो करेंसी कहा था अदर सोर्स में जाएगी। जो आर्मी वाले, उनके सारा कुछ उनका है भाई, सर जो इंश्योरेंस, उनकी एक अलग हेड ऑफ इनकम होता है, सर जो नंबर 1 हेड ऑफ इनकम। इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस की अमाउंट रिसीव होती है, डिपेंड करता है आपको इंश्योरेंस किसकी मिल रही है। अगर आपको इंश्योरेंस मिल रही है आपके एसेट्स की मिल रही है, वो आपके एसेट्स बिजनेस के थे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। और बताएं कोई भी एग्जांपल दें, वो इन 5 में फॉल करेगी, कोई 6th हेड ऑफ इनकम नहीं होगा जी। ख़त्म एग्जांपल्स। यार बहुत ही गरीब लोग हैं, कोई जुआ शुआ खेलते हैं, जुआ हारें, अदर सोर्स में जाते हैं। 1 to 5 लें, एक आधी गन लें, मोबाइल से चोरी करें, उसको बेचें। अदर सोर्स रैंसम। देखिए आपने बच्चे गवाह किए, आपने पैसे मंगवाए, जाकर उस पैसों के लिए आपने गाड़ी भी पकड़ी गई। अब कहेंगे सोर्स क्या है, आप नहीं बताएंगे ना, तो कहाँ जाएगी वो? अदर सोर्स में जाएगी नहीं, उनको रिश्वत देके चले जाए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान ऐसे नहीं होता। मैं ले लूँगा। और बताएं। कॉलेजेस की पोस्ट अप्रूव करने के लिए देखा, तेरा बिजनेस बीच में आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और बताएं। बस, तो ये आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसके अगेंस्ट हमारी क्या होती है? इनकम जो है वो चल रही होती है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, हमारा पहला सवाल था जो हमने अपना सफ़र आगाज़ किया था 5 सवालों के
जवाब की तलाश के लिए पहला था व्हाट इज़ अ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है टैक्स ईयर किसे कहते हैं। अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है या अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर एक स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें आप अपने तमाम ट्रांजैक्शंस करते हैं, तमाम सेल, तमाम परचेजेस करते हैं, एक्सपेंसेस लेस करने के बाद क्या कहते हैं जी ये मेरा प्रॉफिट आ गया या मेरा लॉस आ गया, ऐसा ही होता है। सिमिलरली उसी वे पे हमारा क्या होता है, एक टैक्स ईयर होता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमने इस टाइम पीरियड में कितनी इनकम कमाई है, कितनी हमारी आमदनी है, कितनी हमारी अर्निंग की है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, हमारा टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। अगर आप टैक्स साइकिल को समझें ना तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले करते हैं। हम अगर इनकम कमा रहे हैं, कितनी इनकम आई है, सैलरीज़ हैं, सेल्स हैं, परचेजेज़ हैं, जितनी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो रिकॉर्ड करें, क्या सेल किया, क्या परचेज़ किया, क्या एक्सपेंस थे ट्रांजैक्शन की। फिर हम क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शंस का स्पेसिफाई करेंगे पीरियड कि इस डेट से लेके इस डेट तक मैंने कितनी सेल्स की हैं, मैंने कितनी परचेजेस की हैं, कितनी मैंने सैलरी कमाई है, कितना मेरा लॉस हुआ है, सारा कुछ क्या करेंगे हम एक डेट से लेके सेकंड डेट तक क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद थर्ड पे क्या होगी, जाके हमारी इनकम कैलकुलेट होगी कि जी इस डेट से लेके इस डेट तक मेरी इनकम ये बनती है, और फिर उस इनकम के ऊपर क्या किया जाएगा, जाके टैक्स जमा करवाया जाएगा, मतलब टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। तो टैक्स की जो साइकिल है वो कुछ इस तरह से चल रही होती है। आप देखते हैं कि जी आपने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं इस डेट से लेके इस डेट तक, उस पर देखते हैं आपकी इनकम कितनी बनी और उस इनकम के ऊपर आपका टैक्स इतना बना है। ये हमारा क्या होता है, सारा का सारा साइकिल चल रहा होता है। ये जो हमने स्पेसिफाई किया ना पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। ये हमारा टैक्स ईयर कहलाता है। अब टैक्स ईयर क्या है कि एक डेट से लेके किसी स्पेसिफिक डेट तक कितनी मैंने इनकम कमाई है, कितनी मैंने आमदनी कमाई है, कितना मैंने अर्न किया है, वो जो है मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अनलाइक फाइनेंशियल ईयर, टैक्स ईयर की जो है वो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक मेरे पास कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा मेरे पास कहलाता है स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरा मेरे पास क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। ये तीन तरह के टैक्स ईयर हैं जो मेरे क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। रिमेंबर, नॉर्मल टैक्स ईयर वो 12 मंथ का पीरियड है जो हर साल 30 जून को एंड हो रहा है, 30 जून पे ख़त्म हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2023 को और ख़त्म होगा जाके 30 जून 2024 को। ये जो 12 महीने हमारे पास आए हैं, इन 12 महीनों में कितनी ट्रांजैक्शंस मैंने की हैं, कितनी इनकम कमाई है, कितनी सेल्स की हैं, कितनी सैलरी है, कितना रेंट है, कितना प्रॉफिट है, वो सारा मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। और वो कैलकुलेट करके जब मैं जमा करवाऊँगा तो उसके ऊपर क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जा रहा होगा। रिमेंबर, वो टैक्स पीरियड जो 30 जून को ख़त्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। क्या होगा नॉर्मल टैक्स ईयर, जो 30 जून को ख़त्म हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। अब सवाल ये है कि टैक्स ईयर तो हमारा नॉर्मल है, इसको हमने डिनोट कैसे करना है, कौन सा साल है, 21, 22, 23, 24, 25, इसका फैसला कैसे करेंगे। रिमेंबर, जिस ईयर का जून होगा उसी से हम इसको डिनोट करेंगे। टैक्स ईयर 24 कहलाएगा। ये टैक्स ईयर कौन सा है, 2024 है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 17 को, ख़त्म हो रहा है 30 जून 17 को, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 17 कहला रहा होगा। टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 20 को, ख़त्म हो रहा है 30 जून 21 को, ये क्या कहला रहा होगा, टैक्स ईयर 21 कहला रहा होगा। एक टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 24 को,
ख़त्म हुआ 30 जून 25 को, ये क्या कहला रहा होगा? टैक्स ईयर 25 कहला रहा होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 22, बताइए शुरू कब से हुआ होगा और ख़त्म कब हो रहा होगा? रिमेंबर, टैक्स में ईयर एंड हमने देखना होता है कि किस डेट के ऊपर ख़त्म हो रहा है। वो जिस डेट पे ख़त्म हो रहा है हम क्या कर रहे होते हैं, उस डेट से इसको डिनोट कर रहे होती हैं, इस डेट से हम उसे बता रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। रिमेंबर, बाय डिफ़ॉल्ट हर टैक्स पेयर का, हर पर्सन का जो टैक्स ईयर होगा वो नॉर्मल ही होगा। कोई भी पर्सन जाता है इनकम टैक्स में के दफ्तर में, अपने आप को करवाता है रजिस्टर्ड, तो जो उसको टैक्स ईयर अलॉट किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। हर पर्सन का पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स ईयर कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो बताएं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रट्टे मारने की, समझ आ गया है, डैट विल बी इनफ फॉर यू, ये आप लोगों के लिए कंप्लीट है। इस पर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ऑल क्लियर? आगे चलें ये बस कर दूँ? चलो चलिए। उसके बाद है हमारे पास आता है सेकंड टाइप ऑफ ईयर, डैट इज़ स्पेशल टैक्स ईयर। सबसे मुश्किल डेफिनेशन है, अगर आपको याद होगी तो आपका नसीब, अदरवाइज़ मुझे ना कहिएगा। स्पेशल टैक्स ईयर। व्हाट इज़ स्पेशल टैक्स ईयर? अ टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल। इतनी मुश्किल है कि वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है, वो मेरा क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। अब टैक्स ईयर नॉर्मल है मेरा, स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 21 पे, ख़त्म हो रहा है 30 जून 2022 को। अब हुकूमत कहती है मुझे जुलाई से लेके जून तक की इनकम बताओ कितनी है 12 महीने की, उसके ऊपर अपना टैक्स जमा करवा दो। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं कहती हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखें अगर आपने जाके 30 जून को टैक्स जमा करवाना है तो आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई हमारा सीज़न है, हम तो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, हम जून में या इन दिनों में जाके अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ये कूलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे फ्रिज बन रही है, एसी बन रही है, इनकी सेल्स ज़्यादा जून में होती है कि दिसंबर में होती है? जून में। तो क्या जून में इनके लिए अपने अकाउंट्स को क्लोज करना ईजी है? मुश्किल होगा। सिमिलरली आपकी जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो आपके राइस मिल्स हैं, ये कब बेच रही होती हैं? जून में, गर्मियों में। ये कहते हैं सर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम 30 जून को अपने अकाउंट्स नहीं क्लोज कर सकते आपके लिए कि हम अपना कट ऑफ लगाएं जी, इतनी सेल्स हुई है, हमें ये वारा नहीं खा रहा, हमें इसके अलावा ना कोई अल्टरनेटिव टाइम दे दें, हम देंगे आपको टैक्स 12 महीने की इनकम के ऊपर ही, बस ये हम नहीं कर सकते। आप जाते हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, आपकी जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, कहते हैं ठीक है जी आपने अप्लाई किया, अब ऑनवर्ड जो है आप हमें 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये 12 मंथ्स जो हैं वो अलॉट कर देते हैं। अब ऑनवर्ड जो है ना, आपने फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर क्या करना है, अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर टैक्स दे देना है। अब ये आपका टैक्स ईयर कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर, ये कहलाएगा टैक्स ईयर 22। लेकिन अब आपको कौन सा अलॉट कर दिया गया है? नॉर्मल के अलावा, तो ये क्या कहला रहा होगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। वो टैक्स ईयर जो हमेशा आपके नॉर्मल के अलावा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कंसीडर होते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुआ 1 मार्च 18 को, ख़त्म हो रहा है जाके 28 फरवरी 19 को, यहाँ हो सकता है जी 1 अप्रैल 20 को शुरू हुआ, ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 21 को, यहाँ 1 अक्टूबर 24 को शुरू हुआ, 30 सितंबर 25 में ख़त्म हो रहा है। और कौन हो सकता है? आपका शुरू हुआ जी 1 अगस्त 23 को, शुरू हो रहा है जाके 31 जुलाई 24 को। मतलब ये सारे वो टैक्स ईयर हैं जो इस नॉर्मल के अलावा हैं। जो होंगे ना अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, वो हमारे क्या कहलाएंगे? हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएंगे। ये क्लियर है?
पंगा एक और है कि हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, इसको डिनोट करना हो, रूल क्या है, जिस साल में जून फॉल कर रही है हम उसको उस साल से शो कर देंगे। ऐसे ही है। इनको कैसे शो करेंगे? कैसे डिसाइड करूँगा कि ये टैक्स ईयर कौन सा है, ये टैक्स ईयर कौन सा है, ये टैक्स ईयर कौन सा है? किस तरह डिसाइड करना है ये, इसका रूल ना भूलिएगा। वो रूल क्या है कि ईयर एंड होने के बाद, ये ईयर एंड है, ईयर एंड होने के बाद नेक्स्ट जून का बार है 30 जून 24, हम इसको कहेंगे ये टैक्स ईयर 24 है। देखिए इसमें ये 28 फरवरी 2019 को मेरा ईयर एंड हो गया। ईयर एंड होने के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 30 जून 19 में ही आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 19 कह रहे होंगे। अब ये ख़त्म हुआ 31 मार्च 2021 को, ईयर एंड हो गया। इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? तो ये क्या होगा? टैक्स ईयर 21। अब ये ख़त्म हुआ 30 सितंबर 2025 को। 30 सितंबर 2025 को ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 26 में फॉल करेगा। तो ये क्या शो होगा? मेरा टैक्स ईयर 26। और ये देखें इसमें क्या आ रहा होगा? टैक्स ईयर ख़त्म हुआ 31 जुलाई 2024 में। इस डेट के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आएगा? 2025 में आ रहा है। तो इसे हम क्या शो करेंगे? टैक्स ईयर 2025 कह रहे होंगे। तो रिमेंबर, स्पेशल टैक्स ईयर को अगर हमने डिनोट करना हो तो उसका असूल क्या होता है, उसका रूल क्या होता है कि ईयर एंड होने के बाद जो भी वेरी नेक्स्ट जून होगा हम क्या कर रहे होंगे? उससे इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उससे इसको डिनोट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, फिर इतना रखते हैं। कल यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं टैक्स ईयर्स को और पर्सनस को। प्रोबेबली परसों चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।